यूपीएससी में आंसर लिखने का जो सबसे बेहतर तरीका होता है, सबसे पहला तरीका होता है, वो होता है कि आप क्वेश्चन की लीक को नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चन के रास्ते पे चलेंगे। क्वेश्चन आपसे कितनी निर्ममता से बात कर रहा है, आपके अपने अपोजिट नेचर पे बात कर रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। यू हैव टू डिवोट टू द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन को खुद को डिवोट करना पड़ेगा कि भाई ये क्वेश्चन है। तो पहला मैंने आपको एक मेथड भी सिखाया था जब आपको 10 डे वर्कशॉप में पढ़ा रहा था। तो पहला चीज होता है रेलेवेंस। अगर वो रेलेवेंस मिस हो गया तो फिर एक गैप क्रिएट होगा और आपके मार्क्स जो है ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे। ये याद रखिएगा। रिलेवेंस अगर आप कहें कि आपने क्वेश्चन को टोन समझ लिया, उसकी डायरेक्शन समझ ली, उसके कीवर्ड्स, चाइल्ड, सिबलिंग्स, ये अगर आपने समझ लिए तो आप रिलेवेंस तय कर पाओगे मुझे किस फ्रेम में उत्तर लिखना है। तो ये तो हो गई आंसर राइटिंग की बात। तो क्या इसी से मैं निबंध लिख सकता हूं? बिल्कुल नहीं। निबंध लिखने के लिए निबंध क्या होता है? वाई दे आस्क एसेज इन योर एग्जामिनेशन? हैव यू एवर आस्क? जब मुझे 150-250 वर्ड में लिखवा रहे हो तो मुझे 1250 वर्ड में क्यों लिखवाना चाहते हो? पूरी दुनिया के टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में निबंध क्यों मैंडेटरी पार्ट होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में? चाहे ऑक्सफोर्ड चले जाओ, प्रिंसटन चले जाओ, कैम्ब्रिज चले जाओ, एस्से इज अ कंपलसरी पार्ट। वहां तो ओपन बुक एग्जाम होता है। वाई एस्से? वाई? डीप में मतलब क्या? गड्ढा खोद के आंसर लिखोगे? आंसर राइटिंग में छिछला छिछला लिख के जाओगे? ठीक है, आंसर राइटिंग में छिछला लिख के देखना। जो डेप्थ यानी नेक्टर जो होता है वो आंसर राइटिंग में होता है। 150 वर्ड में लिखना, तुम समझते हो 150 वर्ड कितना होता है? 15 से 16 लाइनें। जो डीप होती है ना वो निबंध नहीं होता, डीप की आंसर राइटिंग होता है। अब आप ये समझिए, आप उल्टा बता रहे हैं। आप सूरज को चंद्रमा और चंद्रमा को सूरज कह रहे हैं, राइट? नेक्टर बोलते हैं उसको। नेक्टर, नेक्टर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का अर्क, शहद, तत्व जिसे कहते हैं उसको नेक्टर बोले जाते हैं। जो आंसर राइटिंग यूपीएससी का, जीएस का है, वो नेक्टर है। किसी बात को बहस लेना बहुत आसान होता है, किसी बात को अर्क निकालना वो बहुत मुश्किल होता है। सेम ऐसे जैसे घर में दूध आ रही है, दूध में पड़ी मलाई एक जैविक क्रिया है, लेकिन मलाई से घी बनाने की जो प्रक्रिया होती है, तो क्या जितना दूध या मलाई होती है उतना घी निकलता है क्या? नहीं होता ना, बहुत थोड़ी सी मात्रा में बनता है। उसमें बहुत लंबा, पहले उसको मथो, फिर रिफाइन करो, फिर आग पे तपाओ, फिर छानो। दैट इज कॉल्ड नेक्टर। वो जो घी बचता है वो क्या कहलाता है? उसमें भी कितनी आंच पे रखो ताकि उसकी सुगंध ना बर्बाद हो। सो दैट इज कॉल्ड नेक्टर। तो आंसर राइटिंग इज अ नेक्टर। वो तुम्हारी डीप नॉलेज को चेक कर रहा है। निबंध आपको किसी एक विषय पे लिखना है, 2 विषय पे लिखना है। आपने कभी यूपीएससी का रियल टाइम पेपर एक दिन इस संडे बैठ जाओ और यूपीएससी का जीएस पेपर 1 का 2025 का या 24 का पेपर उठा के देख लो। आप देखोगे पहला क्वेश्चन हिस्ट्री, दूसरा इंडियन सोसाइटी, तीसरा ज्योग्राफी, चौथा क्लाइमेट चेंज, पांचवा आर्ट एंड कल्चर, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री। ऐसे स्विच करेगा। आपका दिमाग अचानक से अभी चर्चिल के पास था और चर्चिल से अचानक से महिला सशक्तिकरण की किसी पॉलिसी पे आ गया, वहां से होते अभी ग्लेशियर पिघल रहे हैं वहां पर घुस गया। आपको अंदाजा हो रहा है कि आपको कितने प्रेशर में बात करनी है। कुछ लोग अपने आप को बहुत ही रोमांटिसिज्म में रखे हुए हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि यूपीएससी का रियल चैलेंज क्या है। इतनी तेज स्विच करना पड़ता है और इस सबको स्विच करने के लिए आपके पास केवल 7 मिनट का टाइम होता है। ओनली 7 मिनट्स दैट डिसाइड योर लाइफ। ये 7 का नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 7 मिनट आपको टोटल मिलते हैं। तो जो रियल डेप्थ देखी जाती है वो देखी जाती है आंसर राइटिंग में। क्योंकि सिर्फ डेप्थ नहीं, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप वहीं हैं कि नहीं है, आपकी जो मेमोरी है, आपकी इंफॉर्मेशन को फेच करने की तरीका। और सबसे बड़ी जो चीज चेक की जाती है, आपने अपने कमरों में बैठकर, अपनी क्लासेस में बैठकर आपने कितने कॉन्क्रीट नोट्स बनाए थे। यानी जब आप, जैसे कुछ लोग होता है ना बहुत लंबे लंबे नोट्स बनाते हैं, कॉन्क्रीट नोट्स, 5 पॉइंटर्स, 5 पॉइंटर नोट्स, 5 पॉइंटर याद रखिएगा इसको, 5 to 7 पॉइंटर आपको लिखने होते हैं। और उसमें भी आप जब ये पॉइंट्स बनाते हैं तो उसमें एक मेथड होता है पैक सिस्टम, यानी उन नंबर्स को आपने किसी स्टोरी के साथ नरेट किया, क्योंकि वहां पर आपको याद ही नहीं आएगा, फेच ही नहीं कर पाओगे, आप वो इन्फॉर्मेशन खींच ही नहीं पाओगे कि यार मैंने पढ़ा था, बस ये आएगा मैंने कहीं पढ़ा था, इसका पॉइंट क्या होगा। अभी जब आप, अगर आप लोग पहुंचे मेंस में तो आप लोगों को एक बड़ी अजीबोगरीब चीज पता चलेगी, आप एक ट्रैप में फंसोगे। लोग क्वेश्चन क्यों छोड़ देते हैं, उसका ट्रैप समझो। वहां होता है क्या है, चूंकि आपने अपने नोट्स पे बहुत अच्छा काम नहीं किया होता है, वो सेल्फ तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से आपने नहीं बताया, वो होता है कि आपको कुछ मिला और आपने उसको रख लिया, ना तो रिवीजन करके उसमें अपना कुछ इनपुट नहीं दिया, पैक सिस्टम कैसे डेवलप करेंगे। तो वहां क्या होगा, जैसे आप आंसर लिखने बैठे तो आपको पता है 150 वर्ड में आंसर लिखना, 3 पॉइंट आपको याद आ रहे हैं अपने नोट्स के। अब देखना यहाँ पे ट्रैप क्या होता है, ठीक है, इसको माउस ट्रैप कहते हैं, एक तरह का माउस ट्रैप है। तो एक कहानी है ना, बंदर पकड़ने के लिए मदारी कैसे इस्तेमाल करता है, तो एक्चुअली एग्जामिनर भी आपके साथ वही करता है। तो क्या होता है, उसने एक जो है बड़ी सकरी सी बोतल में उसने क्या किया, चने भर के रख दिए बंदर पकड़ने वाले मदारी ने। तो बंदर आया, लालच में उसने क्या किया, पूरा अंदर हाथ डाला और मुट्ठी बंद कर ली पूरा कि भाई अब निकालेंगे। अब जैसे मुट्ठी बंद की, वो बोतल इतना पतला था कि वो हाथ उससे बाहर निकल ही नहीं सकता। अब वो लालच में क्या है कि अगर हाथ खोल देंगे तो चना निकल जाएगा, हाथ बांधे रहेंगे तो बोतल फंस गई। एक्चुअली आपकी यही स्थिति होगी, आप याद रखिएगा। तो होता क्या, वहां पे क्या हुआ, मेरा कोई, मैं आंसर लिख रहा हूं, मुझे कोई 3 पॉइंट याद आ गए, मुझे 3 पॉइंट याद आ गए। अगर मैं 2-3 पॉइंट और लिख लूं मेरा आंसर पूरा हो जाएगा, और वो याद नहीं आता उस समय। अब आपको लगता है मैं इसको छोड़कर आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि अचानक से फिर दूसरा क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट की डिमांड करने लगेगा। अगला क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी का है, और इसको मैं पूरा नहीं करूंगा तो मार्क्स मुझे नहीं मिलेंगे। अब आप वहां पर रुकते हो
और जैसे आपकी कलम रुकती है और अपने सर पे हाथ मार के याद करना शुरू कर देते हो, आप अगला क्वेश्चन खत्म। इसको बोलते हैं सेल्फ पनिशमेंट सिस्टम। वहां पर कोई वर्ड्स गिने नहीं जाते हैं, एक्चुअली सारे क्वेश्चन टाइम के अगेंस्ट फ्रेम है। यानी अगर आपने 7 मिनट से ज्यादा लिया तो आप अगला क्वेश्चन छोड़ोगे, तो लास्ट में क्या होता है, वो क्यूमुलेटिव हो जाता है और फिर वो जाकर आप जनरली 20 में से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो, 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट, बाकी आपका पेपर छूट जाता है। तो वो जब छूट जाता है तो इजिकल टू 0 मार्क्स हो गए। और मेंस में जब आपकी लड़ाई होती है वो 1 2 3 4 नंबर से ऐसी होती है, क्योंकि सभी लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आते हैं, सीरियस होते हैं। उनके बाद जिनके पास आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग होती है वो आगे बढ़ जाते हैं, जिनके पास नहीं होती है वो खत्म हो जाते हैं। बस यही होता है वहां पे। तो वो जो आपने कहा डेप्थ, वो है आपका आंसर राइटिंग। सो निबंध क्यों, निबंध क्यों? निबंध दुनिया के टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस का तरीका क्यों होता है? वाई? निबंध से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। निबंध जो है वो कोई परीक्षा नहीं है, निबंध बेसिकली एक व्यक्तित्व की परीक्षा है। इसको चाहे लिखना चाहो तो लिखो, समझना चाहो समझो। कुछ गूढ़ रहस्यों से परिचय तुम्हें कराने जा रहा हूं। ऐसे इज नथिंग बट द एग्जामिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी किसे कहते हैं? और यूपीएससी में इसको इतना वेटेज क्यों दिया गया कि इसकी वैल्यू एक पेपर के बराबर है, 250 मार्क्स, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? एज अ ह्यूमन बीइंग हम 16 रसों से बने हुए हैं, ठीक है? हमारे जीवन में कम्युनिकेशन करने के लिए 16 रस होते हैं, ठीक है? रसास, रस मतलब हम रोबोट्स नहीं है कि हम एक टोटो टोटो करके बात करें। हम तरह तरह की इमोशन से होकर गुजरते हैं और हमें पता होता है कि एक जो व्यक्तित्व होता है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है। वी आर पार्ट ऑफ इमोशंस। गुस्सा एक इमोशन है, प्रेम एक इमोशन है, दुख क्या है, एक इमोशन है, अवसाद एक इमोशन है। ये सब क्या है? दैट इज अ पार्ट ऑफ इमोशन। बट एक जो कंट्रोल माइंड का व्यक्ति होता है वो इन इमोशंस पे क्या करके रखता है? कंट्रोल। तो उसको पता होता है गुस्सा कहां करना और कहां नहीं करना है, कहां पर अपने प्रेम को दर्शाना और कहां नहीं दर्शाना है, कहां पर उदासी दिखानी और कहां पर नहीं दिखानी है। तो जब आप निबंध में लिखते हैं तो आप भावपूर्ण लेखन करते हैं। दैट इज राइटिंग विद इमोशंस। राइटिंग विद इमोशन, भावपूर्ण लेखन कहलाता है वो। बड़ी गहरी बात आपको बता रहा हूं। बहुत से लोग पूरे टाइम ये अंतर जानते ही नहीं कि भावपूर्ण लेखन क्या होता है। यानी इस लेखन को करते समय भाव व्यक्तिगत होते हैं, भाव व्यक्तिगत होते हैं। जैसे आपके किसी दूर के फ्रेंड का पति या बॉयफ्रेंड उसका एक्सपायर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, तो उस लड़की को ज्यादा पेन महसूस होगा या आपको? आप थोड़ी सिंपैथी दर्ज करेंगे। अच्छा, मान लीजिए आपका आईएएस में सिलेक्शन हो जाए, जो आपको और आपके परिवार को खुशी होगी वो आपके फूफा चाचा ताऊ को मान लो होती भी है, तो उस तरह से नहीं महसूस होगी। क्लियर है? तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो खुशी आपकी क्या है? व्यक्तिगत, आपने उसको अर्जित किया है। अब इस बात को समझना भाव किसे कहते हैं। तो जब हम निबंध लेखन में जाते हैं, जब हम आंसर राइटिंग में जाते हैं, तो ये भाव हमारे इन्वॉल्व होते हैं। यानी भाव क्या हुए? व्यक्तिगत होते हैं। भाव व्यक्तिगत रूप में, यानी निबंध जो है वो अनुभव से निकल कर आता है। निबंध कहां से निकल कर आता है? अनुभव से। आंसर राइटिंग में आपकी विद्वता चेक होती है। याद रखिएगा, जब आप आंसर राइटिंग जीएस का कर रहे होते हैं, ऑप्शनल का कर रहे होते हैं, तो आपकी कोर इंटेलिजेंस चेक होती है। कोर इंटेलिजेंस चेक होती है, क्योंकि वो 150 वर्ड में उसकी एक मजबूरी होती है कि रिलेवेंस टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन किसने पूछा? एग्जामिनर ने। और एग्जामिनर कह रहा है यू हैव टू राइट योर आंसर अकॉर्डिंग टू द माई क्वेश्चन। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट योर भाव, योर ओपिनियन, योर एटीट्यूड। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट दैट। तो मैं बॉस हूं, मैं एग्जामिनर हूं, मैंने ये क्वेश्चन दिया है, आपको इसी फ्रेम में आंसर अपना करना है। यू आर बाउंडेड, यू आर बाउंडेड। तो वो कह रहा है नदी को उल्टा मोड़ दो, तो यू हैव टू टर्न दिस रिवर। बट इन निबंध का मतलब होता है बंध रहित होकर लिखना, भावपूर्ण लिखना है, खुद को शामिल करते हुए लिखना है। तो भाव क्या है? जैसे मैं तुम्हारे सामने एक रख रहा हूं, ये एक सिंपल सा कोट है लाइफ को लेकर। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, हम ये लकीरें नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। आपको पता होगा कि इस तरह का एक ऐसे आया हुआ है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हो। निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। सो ये बात क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये एक ही सिंपल सी बात को कहने का तरीका। अब ये क्या हुआ? दैट इज मोटिवेशनल कोट। मोटिवेशनल कोट का मतलब क्या हुआ? मैंने अपने भाव को केंद्रित कर दिया, एक ऐसी भाषा, एक ऐसी शैली का प्रयोग किया जिसने क्या किया? लोग पढ़ने के बाद खुद को उसमें क्या कर रहे हैं? इन्वॉल्व महसूस कर रहे हैं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते। हम इंसानों को सबसे ज्यादा डर किस बात का होता है? अपने भविष्य को लेकर, क्या होगा मेरा, क्या होगा फलाने का। लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। तो कहता है इंसान के भविष्य, इंसान के उसमें क्या? अब ये क्या कोट कह रहा है कि इंसान के कंट्रोल में क्या है? उसकी आदतें हैं, उसकी हैबिट्स है। वो अपनी आदतों को, क्योंकि आदत क्या बनाता है? अनुशासन बनाता है। और अनुशासन क्या बनाता है? सिस्टम बनाता है। सिस्टम क्या बनाता है? सफलता बनाती है। आदतें क्या होती हैं? अनुशासन बनाती हैं। अनुशासन सिस्टम डेवलप करता है, और सिस्टम से क्या तैयार होता है? हमारा सक्सेस तैयार होता है। और सक्सेस ही तो हम चाहते हैं अपने भविष्य को लेकर। कौन डरा हुआ, विभत्स, गरीबी से भरा हुआ भविष्य कोई चाहता है क्या?
तो यहां भविष्य का मतलब है वो भविष्य जिसका निर्माण हम स्वयं कर सके। किस घर में हम पैदा हुए, किन हालातों में हम पैदा हुए, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट ये कहता है और निश्चित रूप से आपकी आदतें, जिनको आप चुन रहे हैं, जिनकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी, और वो भविष्य जो आप चाहते हो, वो भविष्य वो नहीं जो आपकी लकीरों में लिखा हुआ है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन अब आपने यहां क्या देखा, एक शैली वर्ड प्रयोग होती है, स्टाइल। कि सिंपल सी बात को मैंने ऐसा कहा कि पढ़ने वाला इसको क्या कर रहा है, अपने साथ लेके कैरी कर रहा है। अगर आप किसी बार आपकी आंखों के सामने देखा होगा, आजकल डेट में सब मोटिवेशनल कोट रन करते हैं, आपने भी नोटिस किया होगा। तो जब आप इनको पढ़ते तो आपको क्या होता है, एक सेकंड रुक के पढ़ते हैं ना, कई बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कई बार सेव कर लेते हैं, कई बार अपने स्टेटस पे यस या नो क्यों लगाते हैं। इसी बात को मैं यूं कह सकता हूं कि भविष्य की चिंता ना करो, रोज अपनी आदत बदलो, भविष्य बदल जाएगा। ठीक है, तरीका था। लेकिन इसी बात को दूसरे तरीके से जब कहा गया तो ये मेटाफर हो गया, ये जो है वो अलंकृत हो गया, ये रसपूर्ण हो गया कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते। मैंने शुरुआत क्या की, मैंने शुरुआत की एक सेगमेंट के साथ कि जो चीज आपके हाथ में नहीं है, तो आप मनुष्य के हाथ में क्या है, वो है अपनी आदतें। हम अच्छी आदत अपनाएं या बुरी आदत अपनाएं। तो अगर हम अपनी आदतों का चुनाव करते हैं कि भाई ये मेरे लाइफ में होना चाहिए, मुझे सुबह उठना, एक्सरसाइज करनी, मेडिटेशन करना है, आंसर राइटिंग करनी है, निगेटिव बातें नहीं करनी है, अपने कार्य को चाहे पसंद हो चाहे नापसंद हो, मुझे रोज ये करना है, सो निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। राइटिंग स्टाइल में जब ये चीज आ जाती है तब वहां आप ऐसे शुरू करते हैं। ठीक है, यानी किसी बात को कहने का अलंकृत तरीका, अलंकृत है, सजावटी है, बहुत खूबसूरत तरीके का प्रेजेंटेशन है, स्वयं को इन्वॉल्व रखते हुए रसपूर्ण कहना। रसपूर्ण मतलब जैसे यहां पर हम क्या कर रहे हैं, वीर रस का प्रयोग कर रहे हैं, हम यहां पर सकारात्मक भाव दिखा रहे हैं कि ऑफ कोर्स देयर इज अ वे कि आप अपना भविष्य भी बदल सकते हैं, और वो तरीका है अपनी आदतों को बदल के आप अपना भविष्य बदल सकते हैं, भविष्य का चुनाव कर सकते हैं। कहा जाता है कि हम अपने जीवन में अपने भविष्य का चुनाव नहीं करते, वो कहता है कर सकते हैं अगर आप अपनी आदतों का चुनाव कर ले जाते हैं। तो मैं कई जो इतनी लंबी व्याख्यान दे रहा हूं उसको मैंने यहां पर आप ये 4 वर्ड में लिख सकते हैं। तो जब आपके अंदर ये सिस्टम डेवलप हो जाता है कि मैं किसी चीज को अलंकृत रूप से कह सकता हूं, मतलब इसको मैं बहुत जो है ऑर्नामेंटल वे में इसको लिख सकता हूं, बात को स्पीक कर सकता हूं, या मैं रस के साथ इसको लिख सकता हूं। यहां पर मुझे वीर रस, भाव, सकारात्मकता दिखाई पड़ेगी इसको पढ़ने के बाद। तो आपके मन में अगर ये पॉजिटिविटी आ रही तो एग्जामिनर वो देखता है कि ये स्टूडेंट अपनी राइटिंग से मेरे मन में क्या भाव पैदा कर रहा है। तो जब वो इस स्तर पर आप पहुंच जाते हैं तब वहां पर आपका वो निबंध के लिए वो आपके मार्क्स में जाना शुरू करता है। आपको ये पता है कि 140 नंबर बहुत जरूरी है, आपको ये भी पता होना चाहिए 20-22 नंबर भी आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि जब आप 2500 वर्ड से ज्यादा लिखने के बाद आपको 25 नंबर भी नहीं मिलते हैं, ये भी आप ये भी देखिए ना, न्यूनतम मार्क्स कितने, ये भी तो करिए आप। एक्सट्रीम 140 मिले, 145 मिले, आपको याद है, न्यूनतम भी तो देखिए कितने लोग मिनिमम आए। वो जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस देने पहुंचे हैं उनका भी तो चेक करिए कि उनको कितने नंबर मिले हैं। तो ये भी आपको चीजें पता चल जाएंगी। तो ध्यान से आपको करना है। और ये कब आता है, ये तब आता है हमेशा राइटिंग फॉलो द रीडिंग। याद रखिएगा इस बात को। इफ यू वांट टू गुड राइटर यू हैव टू बी गुड रीडर। राइटिंग ऑलवेज फॉलो रीडिंग। लेखन हमेशा पाठन का पीछा करता है। जो अच्छा रीडिंग नहीं कर सकता वो अच्छी राइटिंग नहीं कर सकता।